बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। और मुझे शो में ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक कप्तान, क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक गुड टू ठाक। हैव यू ऑन द शो। एक नज़र लाइनअप पर डालते हैं, आपको बताते हैं आज किन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की वनडे सीरीज़ की। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी और ये तीनों अब वनडेज जो थे वो पिंडी से मुल्तान मुंतकिल कर दिए गए हैं। ये लेटेस्ट है जब आप इस सीरीज़ की बात करते हैं। और मैचेस 8, 10 और 12 जून को खेले जाएंगे। ये तीनों मैचेस आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज सुपर लीग का हिस्सा हैं और वर्ल्ड कप की जो सुपर लीग है उसके पॉइंट्स यहाँ पर ज़रूर हैं जो पाकिस्तान ऑब्वियसली जीत कर अपने नाम करना चाहेगा। कौमी स्क्वाड का तरबियती कैंप कल से लाहौर में शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली हमने देखना है कि प्रैक्टिस करनी है। वनडेज़ की तादाद हमने पहले भी बात की थी, पिछले साल में भी पाकिस्तान की काफ़ी कम थी। तो देखना यही है कि मुल्तान में अब ये तीनों मैचेस होंगे और पाकिस्तान भरपूर कोशिश करेगा कि इन मैचेस को जीत कर जो वर्ल्ड कप सुपर लीग है उसमें अपनी पोजीशन मुस्तहकम करे और बेहतर करे। इसके अलावा अगर क्रिकेट स्टेडियम की बात करेंगे तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में इंतजामात का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ताहिर जो हैं उन्होंने भी स्टेडियम का दौरा किया, सिक्योरिटी के इंतजामात देखे, ओवरऑल जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स हैं उनका भी जायज़ा लिया गया। पार्किंग और जितने रूट्स हैं उनकी भी प्लानिंग जारी है। और तीनों वनडेज होने हैं। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की अपनी एक तारीख है, जिस तरह हमने आपको पहले भी बताया कि बड़े ज़बरदस्त मैचेस हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ पर होंगे। और अच्छा है कि हम अपनी वेन्यूज़ की कैपेसिटी और वेन्यूज़ की जो तादाद है वो बढ़ाएं। अभी तक ट्रेडिशनली हमने यही देखा है कि लाहौर और कराची में ज़्यादा मैचेस होते हैं। पिंडी स्टेडियम में भी हमने इंटरनेशनल मैचेस देखे हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि आप वेन्यूज़ की तादाद बढ़ाएं। चाहे आप मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की बात करें, पेशावर में अरबाब नया स्टेडियम है, उसकी भी रेनोवेशन जारी है, वहाँ पर भी एक वेन्यू आपको मिल जाएगा। और भी काफ़ी शहरों में जहाँ पर स्टेडियम्स ऑलरेडी मौजूद हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सकता है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो 35,000 की कैपेसिटी यहाँ पर मौजूद है। शायकीन क्रिकेट मैच देख सकते हैं। 35,000 की तादाद इस ग्राउंड में आप इस ऑक्यूपेंसी को पूरा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर हम यही उम्मीद करते हैं कि कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी, लेकिन फिलहाल मैचेस जितने भी हैं वो यहीं पर खेले जाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के जो कप्तान है बाबर आजम, उनकी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू हुई। उन्होंने भी ये कहा कि किसी टीम को हल्का नहीं लेना। वेस्ट इंडीज़ अगर आपको थोड़ा सा डिप्लीटेड स्क्वाड भी नज़र आएगा, बट जब बात आती है क्रिकेट के मैदान की तो आप किसी भी टीम को हल्का नहीं ले सकते। उन्होंने कहा तैयारी का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। भरपूर तैयारी के साथ वो सीरीज़ में उतरेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कीमती पॉइंट्स हैं वर्ल्ड कप सुपर लीग के वो अपने नाम कर सकें और सीरीज़ अपने नाम करें। इसके बाद आपको ख़वातीन क्रिकेट टीम की तरफ से एक बड़ी खबर ये दें कि पहले वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान की जो वुमेंस क्रिकेट टीम है उसने श्रीलंका की वुमेंस क्रिकेट टीम को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 170 रन का टारगेट दिया गया था श्रीलंका की ख़वातीन क्रिकेट टीम की जानिब से और इस टारगेट को अचीव किया। सिर्फ 2 विकेटों का नुकसान था। सिद्रा अमीन की अगर बात करें तो बेहतरीन परफॉर्म किया, उन्होंने टॉप स्कोरर रही और अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने इस टारगेट को चेस किया है। इस पर हम तफसील से गुफ्तगू ज़रूर करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वनडे की हमने पहले भी बात की थी कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो कि T20 में तो आपको टीम की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, बट क्या वजह है कि वनडे में हम वो सारी चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहे या वनडे में हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। बट ओवरऑल मैच अपने नाम किया। इससे पहले T20 सीरीज़ भी जीत चुकी हैं, तो कॉन्फिडेंस वाइज तो आई थिंक एक अच्छा स्क्वाड हमें देखने को मिल रहा है। और ऑब्वियसली स्क्वाड से रिलेटेड फिर यही खबर है कि बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होनी है उसके लिए भी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और ये ख़वातीन क्रिकेट टीम जिसने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज़ में हिस्सा लिया है, इस स्क्वाड को बरकरार रखा गया है। 16 जुलाई से बेलफास्ट में एक सीरीज़ भी खेली जाएगी जिसमें ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड है और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंगली फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया जाएगा। पाकिस्तान की अगर आप कॉमनवेल्थ की कैंपेन की बात करें और स्क्वाड की बात करें तो क्या चांसेस हैं उस पर भी हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद आपसे बात करेंगे रोलन गैरस की फ्रेंच ओपन टेनिस का ग्रैंड स्लैम। और मेरे ख्याल से कल जो मैच हुआ तमाम नज़रें उसी मैच पर थी। ऑब्वियसली टूर्नामेंट का फाइनल तो आगे ही जाकर होगा, बट ये फाइनल बिफोर द फाइनल था। राफा नडाल का मुकाबला था नोवाक जोकोविच से। बड़ा ही ज़बरदस्त मैच रहा। पहला सेट राफा ने अपने नाम किया, दूसरे सेट में जोकोविच ने कमबैक किया, फिर राफा जीती और फिर जिस तरह चौथे सेट में ऑलमोस्ट आखिरी गेम्स तक मैच चला गया। बड़ा ही ज़बरदस्त डिस्प्ले था टेनिस का और 2 बेस्ट टेनिस के प्लेयर्स हैं। बट राफा की जब आप क्लास की बात करते हैं तो ज़बरदस्त जिस तरीके से जोकोविच को शिकस्त दी, जोकोविच का जो गेम प्लान था, जिस तरह से वो पावर रिटर्न्स कर रहे थे, जिस तरह से वो ड्रॉप शॉट्स खेल रहे थे, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि राफा को कोर्ट के दोनों साइड्स पर भगाएं। लेकिन जिस तरीके से राफा ने कमबैक किया, आई थिंक टेनिस की तारीख में अगर आप इस मैच की बात करेंगे तो इन द लेटेस्ट एरा सबसे बेहतरीन मैच था। तो इस पर ज़रूर डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ट्रीट फॉर द टेनिस फैंस और रोलन गैरस अब राफा
इज जस्ट मोमेंट्स हुए कि वो इस टाइटल को अपने नाम कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो बात यही करनी है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की वनडे सीरीज़ पिंडी स्टेडियम से मुल्तान तक मुंतकिल कर दी गई है। अब वहाँ पर ये तीनों वनडेज़ खेले जाएंगे और देखना यही है कि वहाँ पर पिच का बिहेवियर क्या होता है और बहुत सी और भी चीज़ें हैं जिन पर गुफ्तगू करनी है। सना, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले ऑब्वियसली ड्यू टू सम लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स और जो भी पॉलिटिकल सिनारियो है उसकी वजह से सीरीज़ को मुंतकिल किया गया है। तो मुल्तान में तो हमें पता है मौसम कितना ज़बरदस्त है, बट नो डाउट अ सीरीज़ टू लुक फॉरवर्ड टू। बिल्कुल, आई थिंक पिंडी स्टेडियम का जहाँ लोकेशन है उसकी वजह से इतना आसान नहीं है टीम्स को लाना ले जाना रोज़ ग्राउंड पे। तो आई गेस ये जो शिफ्ट है ये तो ऑब्वियसली बहुत सेंस बनती है इसकी, क्योंकि लाहौर के जो ग्राउंड है गद्दाफ़ी स्टेडियम हो गया, नेशनल स्टेडियम कराची हो गया, वहाँ पे पिचेस के ऊपर काम चल रहा था। इसकी वजह से मुल्तान को ये मौका मिला है होस्ट करने का। तो इस तरह की गर्मी में अब कितना पिचेस की मट्टी में अब जान है, क्योंकि जो हम साउथ एंड में लड़कियों के मैचेस देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि पिच बहुत लो खेल रही है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है। तो डेफिनेटली मुल्तान का स्टेडियम तो ऑब्वियसली इससे बेहतर ज़रूर खेलेगा, पर ऑब्वियसली टेस्ट होगा। लड़कों को फ़ायदा ये कि उनके डे नाइट मैचेस हैं, अनलाइक द गर्ल्स हु हैव बीन फाइटिंग इट आउट इन द हीट। पर ऑब्वियसली प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं तो देखने को मिलेगा कि अच्छी सीरीज़ होपफुली देखने को मिले। और वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ की टीम की ये बात करूँ, नीदरलैंड्स के अगेंस्ट कल बड़ा ज़बरदस्त मैच खेले हैं, तो इन फॉर्म आएंगे। शायद होप की अगेन सेंचुरी उन्होंने की है अपने वनडे करियर की, वहाँ से 5वीं सेंचुरी है। तो अच्छी टीम उनकी ओवरऑल, निकोलस पूरन की क़यादत में एक अच्छी यूनिट नज़र आ रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वेस्ट इंडीज़ का जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, सनम ने पहले भी बात की है कि चाहे कोई लड़का डेब्यू कर रहा हो, चाहे वो एक्सपीरियंस से खेल रहा हो, वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो है वो सेम ही रहता है, आपको उसमें तब्दीली नहीं नज़र आएगी। तो वो जो एक प्रेशर एलिमेंट होता है शायद उससे नहीं गुजरते ये प्लेयर्स। ज़रूर गुजरते हैं, पर बात यह कि इनका जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो आप बात कर लें, फेयरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, उसी को लेकर चलते हैं। पर ये वाला जो लॉट है, शायद होप हो गया, निकोलस पूरन हो गया, ये लोग थोड़ा लंबी बारी लेना भी जानते हैं और ये सिर्फ खाली T20 के हिसाब से क्रिकेट नहीं खेलते। तो होपफुली जब आप इनको वनडे के अंदर देखेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा रेजिस्टेंस दे पाएंगे। और निकोलस पूरन का मैं जो बयान पहले भी सुन रही थी वो यही था कि मैं बैटिंग भी इंस्टिंक्टिव करता हूँ और मैं कप्तानी भी इंस्टिंक्टिव करना चाहूँगा। तो मैं देखना चाहूँगी, ऑब्वियसली इससे पहले पॉलार्ड कैप्टन थे और उनकी तो एक ही तरह की कप्तानी थी कि उन्होंने एग्रेसिव ज़्यादातर कप्तानी करनी थी। तो इसमें मज़ा आएगा देखने का कि किस तरीके से वो गेयर्स को चेंज करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए अब आ रहा है, क्योंकि जो बड़े नाम थे, क्रिस गेल हो गया, निकोलस पूरन हो गए, पॉलार्ड हो गए, ब्रावो हो गए, ये वो नाम अब नहीं है। तो अब ये आपके नए हीरोज़ हैं और किस तरीके से ये अब नई अपनी फेज़ का स्टार्ट करते हैं। पहला मैच तो बड़ा डोमिनेंट तरीके से इन्होंने नीदरलैंड्स को जीता है, जिन्होंने काफ़ी टफ टाइम दिया था पीछे न्यूजीलैंड को। तो ये एक अच्छे साइंस हैं और पाकिस्तान को ऑब्वियसली देखना होगा, बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे होंगे लड़के सब। अब पाकिस्तान की भी वनडे टीम की अगर बात करें तो हमें पता है कुछ लूप होल्स हैं। T20 में तो हम एक फिनोमिनल साइड हैं, बट जब 50 ओवर क्रिकेट की बात आती है तो कहीं पर भी अगर एक कलैप्स होता है तो हमारे मिडिल ऑर्डर में हमें वो स्ट्रेंथ नहीं नज़र आती कि हम उस तरह से रेजिलियंटली परफॉर्म करें, या फिर लेटर डाउन दी ऑर्डर कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को भी ट्वीक करनी है। दैट बीइंग सेड, जिस तरह कि मैंने कहा कि तादाद भी बहुत कम है, पिछले साल की बात करें तो 13 वनडे सिर्फ खेले और अब वनडे क्रिकेट और फिर हमें पता है कि नेक्स्ट ईयर फिर वनडे का वर्ल्ड कप भी आपने देखना है। तो यही मौका है कि आपने जो चीज़ें अभी सही करनी है इनको सही कर ये जो पॉइंट्स हासिल करने हैं इनको करें और वनडे की एटलीस्ट एक साइड आप फाइनल कर लें जो आपको लगता है कि मुस्तकबिल में वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करेगी। बिल्कुल, और उस साइड को फाइनलाइज करने के लिए ज़रूरी है कि आपके सारे टॉप प्लेयर्स फिट हों। वो भी देखना पड़ेगा कि कौन इस वक्त फिटनेस के लिए 100% अवेलेबल है, कौन नहीं है। नवाज़ की इंजरी बड़े ऐसे टाइम पर आई है जहाँ पे ऑब्वियसली आप चाहते होंगे कि उनको एक मिक्स का हिस्सा रखा जाए वर्ल्ड कप के लिए। तो देखना होगा कि किस तरह लेके चलते हैं। पर ओवरऑल पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ही डोमिनेट नज़र आई है और देखना होगा कि किस तरीके से अब ये वेस्ट इंडीज़ को, पिछला भी जो वनडे सीरीज जब वेस्ट इंडीज़ जाके भी खेले थे तो काफ़ी बीच में क्लोज मैचेस भी वनडे में आए हैं। तो देखना होगा, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए कि किस तरीके से अब फॉर्मेशन होती है पाकिस्तान टीम की। इमामुल हक बड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, कौन अब उनके साथ नंबर 3 नंबर 4 होगा, किसको बाहर बिठाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें इनको डिसीजंस अभी से लेने होंगे जो साल में आने वाला वर्ल्ड कप है, क्योंकि बहुत लेट जब हम चेंजेस करते हैं किसी भी टीम में तो वो इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती। तो अगर हम अभी से अपने वो 11 प्लेयर 12-13 प्लेयर्स को फाइनलाइज करके उन्हीं को मौका दें तो मेरे ख्याल से बेहतर है। जैसे आपने कहा सिर्फ 13 ही मैच खेलें पिछले 2 सालों में या 1 साल में, तो जब तक अब अगले
इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं प्लेयर्स को आप मौका नहीं देंगे तो टीम का जेल होना, अपने रोल्स को समझना इतना आसान नहीं होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। बिल्कुल, वेन्यू की थोड़ी सी बात आपसे करते हैं। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात करें तो हमने जिसने आपको बताया कि 35,000 की कैपेसिटी यहाँ पर मौजूद है। 2001 में ऑफिशियली इसको इस्टेब्लिश किया गया और सदर्न पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ही इसकी कस्टोडियन है। अगर पहले टेस्ट मैच की बात करें तो 29 अगस्त 2001 को पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया और जो आखिरी टेस्ट मैच यहाँ पर हुआ था वो 23 नवंबर को ख़त्म हुआ है, जो कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान था। अगर पहले ओडीआई की बात करें तो 2003 में पाकिस्तान बांग्लादेश का पहला वनडे इंटरनेशनल हुआ और आखिरी वनडे इंटरनेशनल यहाँ पर 2008 में खेला गया। तो सना एज अ कैपेसिटी, एज अ स्टेडियम, इट्स अ कंप्लीट स्टेडियम। लेकिन अगर बात करें शेयर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट की तो लाहौर, कराची, पिंडी में तो क्रिकेट वापस आई, लेकिन 2008 के बाद पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट मुल्तान में खेली जाएगी। बस अब मुल्तानियों का जोश देखना पड़ेगा कि इस गर्मी में कितने आ सकते हैं मैच देखने के लिए। बिल्कुल हमने देखा जो जोश था मुल्तान के लोगों का, ख़ास तौर पे जो पीएसएल में जब मैचेस हमने देखे मुल्तान में, वो तो आउटस्टैंडिंग हमने देखा। वहाँ पे क्रिकेट की क्वालिटी भी, पिचेस की क्वालिटी भी और क्राउड का भी। अब ऑब्वियसली सिचुएशन फ़र्क है, अब आपके वनडे मैचेस हैं, गर्मी भी ज़्यादा है, तो होपफुली इसीलिए मेरे ख्याल से टाइम भी प्लेयर्स के लिए भी आसानी होगी। 4 बजे मैच स्टार्ट होता है, शाम तक जाएगा और देखने वालों के लिए भी आसानी होगी। 6-7 बजे वो आते हैं तो उनको एक सेकंड इनिंग्स तो एटलीस्ट वहाँ पे तो होपफुली हमें फुल क्राउड देखने को मिले, ताकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी इतने अरसे बाद हुई है तो उसका वेलकम तो ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल, गर्मी से नहीं डरना चाहिए, आम छतरी लेके आए, बिल्कुल आम एंजॉय करें, लस्सी लेके आए, मुल्तान का कल्चर एंजॉय करें। जो वहाँ के लोग हैं उनसे डेफिनेटली एक बड़ी वाइब आपको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें तो ज़रूर हैं। आई थिंक गर्मी का फैक्टर अभी ना ही सोचें तो बेहतर है, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर्स कहाँ पर जा रहे हैं। ओवरऑल अगर इंतजामात की बात करें तो वो भी मुकम्मल किए जा रहे हैं। जो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के ताहिर वट्टू, इन्होंने स्टेडियम का दौरा किया। पार्किंग, सिक्योरिटी, रूट्स जो प्लान होने हैं, इन तमाम चीज़ों को हतमी शक्ल दी जा रही है और बड़ी एक इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। जैसा कि हमने आपसे बात की कि तीनों वनडेज़ अब यहाँ पर खेले जाएंगे। तो अब मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम 2008 के बाद पहला वनडे हो रहा है, तो सारी चीज़ें उन्होंने ट्वीक करनी है, सब चीज़ें बेहतरीन तरीके से जाते हैं, बट वेन्यूज़ को इंक्रीज़ करना होगा। और ये मेरे ख्याल से सना आप भी एग्री करेंगी कि पाकिस्तान में ड्यू टू सर्टन रीजंस, हमें पता है माजी में सिक्योरिटी के इश्यूज़ रहे, फिर अब लॉजिस्टिक्स के कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं कि हम यही देखते हैं कि फिर तीनों वनडेज़ या पूरी सीरीज़ एक ही वेन्यू पे कराई जाती है। जबकि अभी बात करें तो इस वक्त एट प्रेजेंट ये आपने 4 स्टेडियम्स तो कर लिए, जिसमें पिंडी, लाहौर, कराची और मुल्तान अब हो गया। पेशावर का स्टेडियम का रेनोवेशन जारी है, वो भी मुकम्मल होगा तो एक वो स्टेडियम आपको मिल जाएगा। लेकिन और भी वेन्यूज़ हैं जिनको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए फैसलाबाद का स्टेडियम है, उसके ऊपर और काम किया जा सकता है। एबटाबाद का स्टेडियम बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे अच्छे होटल्स हों, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आप करें तो बहुत ही खूबसूरत, जिस तरह का बैकड्रॉप उस स्टेडियम का है बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर मुजफ्फराबाद के स्टेडियम में हमने देखा है बहुत से मैचेस हुए हैं, तो सिर्फ एक्सपैंड करने वाली बात है, उन स्टेडियम्स को बेहतर करने वाली बात है और अपना माइंड ओपन रखने वाली बात भी है कि किस तरीके से हम इनको यूटिलाइज, जैसे आपने कहा कि चाहे एक एक मैच के लिए इन स्टेडियम तक लेके जाया जाए, पर अगर हम लेके जा सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। लोगों को भी देखने को मिलेगी क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट अपने करीब के इलाकों में, और दूसरे जो मुल्क से लोग आते हैं उनको भी आपके पाकिस्तान को, डिफरेंट शहरों को देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल यही बात है। और हम जब बात करते हैं शायकीन क्रिकेट की, तो चाहे आप लाहौर में हों, आप मुल्तान में हों, आप कराची में हों, आप पिंडी में हों, जो जोश है पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स का वो भरपूर रहता है। और नो डाउट वेस्ट इंडीज़ को भी उस मेहमान नवाजी का एक भरपूर मौका देखने का मिलेगा कि वो देखेंगे। जिस तरह कि डैरन सैमी ने भी अभी कुछ अर्सा पहले ही एक ट्वीट भी किया और उन्होंने बताया कि उनको जितना प्यार पाकिस्तान से मिला, तो पाकिस्तानी की जो क्रिकेट फैंस हैं वो वहाँ से तो आपको ये ट्रेंड ज़रूर नज़र आएगा। कप्तान की बात करें तो बाबर आजम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं कि भरपूर तरीके से तैयारी करेंगे, परफॉर्म करेंगे, पॉइंट्स हासिल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपोजिशन को हल्का नहीं लेना, लेकिन एज अ कप्तान से ना मैच्योर हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ऑफ भी मिला ज़रा क्रिकेट से, तो रिवाइटलाइज होकर वापस आएंगे क्रिकेट में। बिल्कुल, आई थिंक बड़े इंप्रेसिव रहे हैं बाबर आजम। जब तीनों फॉर्मेट्स उनको दिए गए थे तो बहुत लोगों का ख्याल था कि शायद अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट आएगा, पर जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डाली गई है, ऐसे ही लग रहा है कि वो उसको और ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और टेक्निकली भी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है उनकी कप्तानी के अंदर। अब देखना होगा, जैसे आप जब अच्छा कर रहे होते हैं, बांग्लादेश की वर्ल्ड कप अच्छा रहा, बांग्लादेश अच्छा रहा, फिर ऑस्ट्रेलिया में भी ओवरऑल अगर आप देखें तो खाली वनडेज़ में उस तरह से शायद वो जो चाहते हैं वो नहीं हो सका, बट ओवरऑल उनकी कप्तानी में टीम अच्छा कर रही है। अब एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है अगैन वेस्ट इंडीज़ का, आप सीरीज़ को बिल्कुल हल्का नहीं ले सकते और 2 महीने का गैप भी एक तरह से
आया है और फिर बीच में PSL में ऑब्वियसली काफ़ी मुश्किल इनको कप्तानी में टाइम भी देखना पड़ा। तो ये सब जो आपकी मुश्किलें होती हैं, आसानियाँ होती हैं, विक्ट्रीज होती हैं, ये आपका कैरेक्टर बिल्ड करती हैं। तो अब वो जो PSL का सारा टाइम था कराची किंग्स का, आई थिंक उससे भी इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स लर्न किए होंगे जिसको ये ला सकते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर और मज़ीद अपनी कप्तानी को भी और टीम को भी बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भरपूर तरीके से परफॉर्म करेगा। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन चीमा। हसन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ऑल गुड यार। हसन, बड़ा ज़बरदस्त मौसम बताया जा रहा है। तकरीबन टेम्परेचर की अगर बात करें तो 40 to 46 तक जाएगा जब ये सीरीज़ हो रही होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? मुल्तान में सीरीज़ को अब मुंतकिल कर दिया गया है। आई थिंक प्रॉब्ली 50 में से 30 ओवर दोनों टीमों की तरफ से स्पिन के ही होंगे, यही एक पॉसिबल सोल्यूशन निकल सकता है। अदरवाइज तो आई डोंट नो कि क्या बनता है। बट वही है कि मतलब आप चूंकि इतनी देर से खेले नहीं हैं, कोविड की वजह से आपके जो दिसंबर वाली सीरीज थी वो डिले हो गई थी, और वैसे भी यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर, और प्रॉब्ली लाइक गोइंग फॉरवर्ड भी आपको एक्सट्रीम वेदर से यूज टू होना पड़ेगा। कि आपने ये आप इसी सीरीज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये सीरीज ओरिजिनली अनाउंस हुई थी तो दिसंबर में थी और वो कराची में करनी पड़ी थी, क्योंकि पंजाब में कहीं पे भी आप करते तो वो वेदर ही नहीं था कि वहाँ पे क्रिकेट हो सके। वहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट आप उस वेदर में करा लेते हैं, इंटरनेशनल में आपको थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि स्क्रूटनी होती है, आई बॉल्स होते हैं, लोग देख रहे होते हैं, तो आपको मसला हो जाता है। वरना डोमेस्टिक तो मुझे याद है अभी आज से 3-4 साल पहले जब पिछला जो सिस्टम था उसमें एक दफ़ा नेशनल वनडे टूर्नामेंट हुआ था रीजन्स का, तो उसमें मैंने जब एक कप्तान से पूछा था कि आपका जनवरी में, वो भी इस्लामाबाद में, ये आपके मरकज़ार ग्राउंड वगैरह में आपका टूर्नामेंट हुआ था, तो मुझे याद है मैंने एक कप्तान से पूछा था कि आप टॉस पे क्या देखते हैं, क्योंकि इस वेदर में आई डोंट नो किस तरह होता है कि आम तौर पे जब ठंड होती है तो आप यूजुअली फर्स्ट बॉलिंग प्रेफर करते हैं, मतलब इंग्लैंड की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, तो वो कहते हैं कि हमारा तो बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी ये होती है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करें ताकि सुबह के टाइम जो है ड्रेसिंग रूम में कंबल लेके बैठे रहें। तो ये अगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट पे होता है तो फिर इंटरनेशनल पे भी आ जाए। तो हम जब बात करते हैं कि डोमेस्टिक से इंटरनेशनल पे ट्रांसफ़र करने की अपनी चीज़ें, तो आई थिंक ये बराबरी ही हो रही है। बिल्कुल। सना, क्या ऐड करना हसन, चाहेंगे? फिर इसका मतलब है अभी टॉस जीत के बैटिंग करने का ही फैसला होगा ताकि AC में बैठे रहें। अब यानी ये मसला था, आप कंबल नहीं ले सकते आप। आई एम अज्यूमिंग यही होगा। भाई लड़कियां तो बहुत जबरदस्त मुकाबला कर रही हैं गर्मी का कराची में। वो उनको क्रेडिट जाता है, और आई थिंक कि जो आज भी आपने देखा जब पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की है, तो पाकिस्तान जो बैटिंग कर रहा है बल्कि, तो उससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि लाइक आई थिंक जो मसला है, मतलब मजाक साइड, एक वो इंटेंसिटी वाली बात आ जाती है कि हमने अगर एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना, अपने SOPs मेंटेन करने हैं, तो आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ, एक सर्टन लेवल ऑफ क्रिकेट चाहिए होती है। अब ये नहीं है कि आपकी टीम कोई, मतलब कि इसमें कोई 11 मैच विनर्स हों तो फिर आप ये बात कर सकते हैं कि 70-75% पे खेलते हुए भी आप जो है बेसिकली जस्ट वेटिंग फॉर समवन टू स्टेप अप और उस तरह करके परफॉर्म कर लें। ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ ऐसी टीम नहीं है जो कि आपको इतना बड़ा मुकाबला दे सके, स्पेशली 50 ओवर क्रिकेट में, लेकिन आपकी अपनी जो आपने सोच और अपना स्टाइल ऑफ प्ले जो बिल्ड करना होता है वो यहीं से होगा। तो एक जो चीज़ है वो ये है कि ऑब्वियसली इस टीम की अगर आप बात करें, शाहीन, शादाब, बाबर, रिजवान, ये सारे ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा एक सर्टन अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी पे खेलते हैं, रिगार्डलेस ऑफ इंजरीज भी कैरी कर रहे हैं तो फिर वो 100% इंटेंसिटी पे ही खेलते हैं। तो फिर मेरे ख्याल से वो इन जनरल पूरी टीम का वही थॉट प्रोसेस और उसी तरीके से वो लड़ेंगे। ऑल्दो अगेन वो बात है कि इस मौसम में, और वो भी मतलब मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ जिसका भी आइडिया ये था कि अगर पिंडी में मैचेस नहीं हो सकते तो मुल्तान में करें, क्योंकि उससे आपको कभी कभी ऐसे डिसीजन दिए जाते हैं, आपको लगता है कि शायद ये सिर्फ या तो ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ नहीं है या फिर सिर्फ ट्रोल करने के लिए ये कर रहे हैं। हो सकता है ट्रोलिंग भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है वो चाह रहे हो कि वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो पाकिस्तान के, अगर आप उस कल्चर की बात करें मुल्तान की, जो सनम बार बार कह रहे हैं कि वो आम जो अच्छी क्वालिटी के वहाँ पर मिलेंगे वो उनको एंजॉय करें, ये सारी बातें ज़रूर हैं। बट शायकीन क्रिकेट कितनी तादाद में आएंगे, मुल्तान के लोग उस गर्मी को कैसे एम्ब्रेस करेंगे, ये तमाम चीज़ें, स्टेडियम के डायनामिक्स, टॉस पे क्या होगा,
ये सब तभी पता चलेंगी। लेकिन अभी एक चीज़ हम आपको ज़रूर बता सकते हैं कि 40 से 50 डिग्री तक टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा। तो हसन के एनालिसिस सुन के एक कश्मकश तो मेरी ख़त्म हो गई है। मैं सोच रही थी कि श्रीलंका की जो कप्तान है चमारी अट्टापट्टू 4 टॉस जीते हैं, चारों में पहले बारी की है और चारों मैच हार गए हैं। भाई बंदा स्ट्रैटेजी बदल देता है, पर मेरे ख्याल से वो गर्मी से ही बच रहे थे। बिल्कुल, तो यही समझ आ रही है और तो कुछ बात समझ नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर इस मैच की बात करें पर्टिकुलरली तो आपको ये अपडेट ज़रूर दे देते हैं कि पाकिस्तान की जो ख़वातीन क्रिकेट टीम है उसने जो वनडे है वो अपने नाम कर लिया है। 170 रन का टारगेट था जो उन्होंने चेस किया और बड़े अच्छे तरीके से चेस किया, 8 विकेटों से मैच अपने नाम किया। तो इस पर भी ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हमने पहले देखा कि हमने T20 सीरीज़ को प्रीडोमिनेटली बिल्कुल डोमिनेट किया हमने, और उसके बाद जब वनडे की बात आई तो आज 169 पे रिस्ट्रिक्ट किया और उसके बाद 8 विकेटों से इसको चेस किया। सना, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से, तो जो एक्सपेक्टेशन है उसी के मुताबिक क्रिकेट खेली जा रही है। डिसिप्लिन बॉलिंग है, बैटिंग भी आज डिसिप्लिन में नज़र आई। सिद्रा अमीन सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रही हैं वनडे का, उनकी बारी बड़ी अच्छी नज़र आई। बिस्मा ने भी अच्छी बारी ली, जैसे वो लेती हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। बॉलिंग में अच्छा नज़र आया, गुलाम फातिमा को फिर 4 विकेट्स मिली। सादिया इकबाल आज खेली, अनम को रेस्ट कराया गया। तो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए तो बड़े अच्छे साइंस हैं। श्रीलंका की टीम, मैं यही समझ रही थी कि T20 में जो मुकाबला दे सकती तो दे सकती, क्योंकि एक ही मेन बैटर है चमारी अट्टापट्टू। तो एक T20 में तो एक बंदा पूरा मैच लेके जा सकते हैं, वनडे में उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी उनके अलावा बड़े रन्स करने वाला नहीं है। 30-40 रन वाले प्लेयर्स हैं, पर 60-70-100 करने वाले प्लेयर्स नहीं हैं उनके पास। तो ये बड़ा अच्छा पाकिस्तान के लिए मौका है, जिस तरह से वो यूज़ भी कर रहे हैं नए आने वाले प्लेयर्स को भी इसमें। तो जब भी आप किसी एक विनिंग टीम का हिस्सा होते हैं एज ए डेब्यूटेंट, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर होता है। तो वो चीज़ मुझे इस सीरीज़ में आप ये चीज़ अचीव ज़रूर कर सकते हैं, पर ये कहीं से भी एक रियलिस्टिक स्टैंडर्ड नहीं है कि हम अगर यहाँ पे जीत के अपने आप को रिलैक्स कर लें। मेरे ख्याल से मज़ीद अपनी परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव करते जाएं, और ये बात अपने दिमाग में रखते हुए कि ये वो टीम है जो इस वक्त टॉप 10 रैंकिंग में सबसे नीचे नज़र आ रही है। तो इसके अगेंस्ट जीतना लाजमी है, अच्छे तरीके से जीतना बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ से अभी सिर्फ हमें ऊपर की तरफ ही जाना। बिल्कुल यही देखना है। लेकिन बेहतरीन परफॉर्मेंसेस रही, कप्तान भी वापस फॉर्म में नजर आई। बिस्मा मारूफ ने भी 62 रन की इनिंग नॉट आउट खेली, और जिस तरह सिद्रा अमीन का आपको बताया कि 76 रन उन्होंने स्कोर किए। गुलाम फातिमा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। हसन, क्या कहना चाहेंगे? वनडे जीत लिया है, सीरीज ऑलरेडी T20 की जीती है, लेकिन समवट बात वही है कि वो जो अमाउंट ऑफ रन्स बीइंग स्कोर्ड वो इन पिचेस के लिहाज से वो यही आपको नजर आ रहा है। हाँ, आई थिंक वो इवन बिफोर द वर्ल्ड कप हम जब बात कर रहे थे, सना मेंशन कर रही थी कि एक देर बड़ा क्लियरली एक 3 टियर मतलब कि आपके बने हुए हैं वुमेन्स क्रिकेट में। एक आपका जो टियर 1 है, मतलब ऑस्ट्रेलिया तो ऑलमोस्ट टियर 1A है कि वो बाकी सबसे सेपरेट है, बट इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वगैरह, एंड टू एन एक्सटेंट अब जाके साउथ अफ्रीका भी उसको ज्वाइन कर रही है। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज जो है वो ऑलमोस्ट एक सेकंड टियर है, बाकी सब टीमें टियर 3 में सब कोशिश कर रही होती हैं टियर 2 में आने की। पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड था वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो हम सब ने वर्ल्ड कप से पिछले शोज में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो स्कोर्स हो रहे हैं, जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हो रही है, वो एक सर्टन अमाउंट पे आके जो है स्टैग्नेट कर गई है, प्लेटो कर गई हुई है, कि मतलब वो एक आप कह सकते हैं कि आप लेवल पर पहुंच गए। अब इससे अगले लेवल पर जाने के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ये है कि आपको बेहतर टीमों के खिलाफ खेलो, हायर अमाउंट ऑफ प्रोफेशनलिज्म चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो चाहिए होती हैं। तो अब उस पर मैंने आई थिंक सना ने इन डिटेल तो उस तरह से बात नहीं की, या आई गेस आई मिस्ड दैट शो, जो फेयर ब्रेक वाली जो बात है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं इन द एब्सेंस ऑफ कि जब आपकी डोमेस्टिक में या लोअर लेवल पे आपका उस तरह की प्रोफेशनलिज्म नहीं है, तो ये जो स्टॉप गैप मेजर्स होते हैं, सॉर्ट ऑफ लाइक जो PSL ने मेंस गेम के लिए किया है, हाउ पॉसिबल इज इट कि यहाँ से आपकी मतलब कि एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो जाए, और कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये रेगुलर हो चीज़। हमने देखा था पिछले साल या इस साल के स्टार्ट में जो CM बलोचिस्तान वाला जो सारे टूर्नामेंट था वो देखा था। अभी भी क्रिकेट हो रही है, बट क्रिकेट जो आप जो बात करें इसके अगर लो स्कोर्स हो रहे हैं, आई थिंक दैट हैज़ टू डू विद जस्ट द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, एंड मतलब कितनी रेपिटेशन, कितने नंबर ऑफ आवर्स, मतलब मैन आवर्स जिसको वो कहते हैं, वो आपने कितने ज़्यादा किए हुए हैं। तो अभी ये देखना है कि पाकिस्तान को यहाँ से आगे प्रोग्रेस करने के लिए वो जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स में किस तरह से चेंज करना पड़ेगा।
बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बट इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। ओवरऑल जो T20 का स्क्वाड था उसको बरकरार रखा गया, और यही हमने देखना है कि इस स्क्वाड में जो इंक्लूजन्स हैं वो कॉमनवेल्थ के लिए अगर आप बात करें तो कितनी अच्छी साबित होंगी, या आर दे द राइट और नॉट। तो सना, आप क्या ऐड करना चाहेंगी जब हम स्क्वाड की बात करते हैं जिसको सिलेक्ट किया गया इन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, और इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि एक सीरीज़ भी है जो पाकिस्तान ने खेलनी है। देखें, एक तो हसन की बात पे थोड़ा सा मैं ये डिसएग्री करूंगी कि ये सिर्फ रेपिटेशन की बात नहीं है। इस तरह की पिचेस पे जहां चमारी अटापटू जो इस वक्त सबसे दुनिया की एग्रेसिव प्लेयर समझी जाती हैं T20 के, उनके लिए भी बहुत मुश्किल थी रन्स बनाने। तो आपको जब एक रियलिस्टिक तरीके से लड़कियों का वो देखना है कि कितनी इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई है, तो वो आपको पिचेस भी उस तरह की उनको देनी है। डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए, उस बात से मैं 100% एग्री करती हूँ हसन के साथ कि नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए बहुत से इकदाम हैं जो होने वाले हैं। उसमें से एक ज़रूर ये चीज़ भी है कि आपको बेहतर सिलेक्शन करनी है। मेरे नज़दीक जो मुझे फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है पाकिस्तान टीम का, वो थोड़ा वीक नज़र आता है। महम तारिक एक प्लेयर हैं जिन्होंने कुछ अर्से पहले सिलेक्शन की वजह से कोई स्टैंड भी लिया हुआ था। आई थिंक पीसीबी को एक यंग प्लेयर 22-23 ईयर ओल्ड प्लेयर हैं, उनके साथ पैचअप ज़रूर करना चाहिए, देखना चाहिए क्या उनके ग्रीवियंसेस थे। उनकी बहुत क्रिकेट आगे बाकी है, उस तरह का एक पेसर आपको वापस टीम में डालना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो एमन अनवर की मुझे फॉर्म नज़र आ रही है, डयाना और फातिमा के बाद आपके पास कोई जेन्युइन पेसर मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो वो आपका एक डिपार्टमेंट है। दूसरी चीज़ ये कि आपने सिदरा अमीन को कंसिडर नहीं किया T20s में, जवेरिया को भी ड्रॉप हुआ, नाहिदा भी ड्रॉप हुई। तो खुदा न खास्ता अगर आपके किसी सीनियर बैटर को कुछ होता है तो आपके रिजर्व्स में सारे यंगस्टर्स हैं, तो क्या कॉमनवेल्थ गेम में आप इस तरह की टीम में अगर कोई खुदा न खास्ता कोई आलिया या निदा या बिस्मा में से कोई इंजर्ड होता है तो टीम कितनी वीक हो जाएगी उस इंजरी की वजह से, अगर आपके रिजर्व में कोई सीनियर मौजूद नहीं है। तीसरी चीज़ ये कि मैं सोच ही रही थी कि ऑस्ट्रेलिया कैसे ट्राई सीरीज़ खेल रहा है आयरलैंड और पाकिस्तान के साथ। वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने वो रिस्पेक्टेबिलिटी अचीव कर ली है, फील्डिंग और बॉलिंग ने, कि दूसरी टीमें समझती हैं कि अगर हम इनके अगेंस्ट स्कोर कर सकते हैं तो हमारी बैटिंग अच्छी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप उनको ये भी पता है कि ये किसी भी वक्त इनकी बॉलिंग अटैक हमारी टीम पे भारी पड़ सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया क्योंकि पाकिस्तान के पूल में है, कॉमनवेल्थ में, इंडिया भी उनके पूल में है, तो बहुत स्ट्रेटिजिक तरीके से ये सीरीज़ प्लान की गई है आउट ऑफ द आईसीसी चैम्पियनशिप। क्योंकि मैं ये बड़ी हैरान हो रही थी कि कैसे ऑस्ट्रेलिया इसको खेल रहा है, तो बहुत समझदारी से उन्होंने ये किया, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होगा उनको कि इंडिया के भी ज़्यादातर स्पिन बॉलिंग डोमिनेंट अटैक होता है, तो वो अपने ग्रुप के दोनों तरह की ऑपोजिशन की बॉलिंग के अगेंस्ट कम से कम अपने आप को फुली तौर से तैयार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हसन, क्या ऐड करना चाहेंगे? कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, T20 सीरीज जीतने वाले स्क्वाड को बरकरार रखा है, और उससे पहले एक सीरीज भी खेलनी है ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के साथ। हाँ, आई थिंक प्रिपरेशन के लिए तो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अगैन दो बड़ा डिफरेंट क्या कहते हैं लेवल्स हैं, या बड़े डिफरेंट मयार है इन दोनों टीमों जिनके खिलाफ आप खेलेंगे। लेकिन आपका अभी से ये कोशिश होनी चाहिए कि जब वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंसेस थी वो सबके सामने थी, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ कि उससे आप किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह से आप वापस आते हैं। ऑब्वियसली 50 ओवर 20 ओवर की क्रिकेट में भी पाकिस्तान मेंस और वुमेन्स दोनों टीमों के जो परफॉर्मेंसेज हैं उससे बड़ा फर्क आता है, तो वो देखना होगा। फिर वही बात है कि आप कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका कंपटीशन, क्योंकि क्रिकेट तो प्रीटी मच एवरी कॉमनवेल्थ कंट्री प्लेज दैट, इट्स अ वेरी मतलब कि वो एक ब्रिटिश कॉलोनियल स्पोर्ट ही है। तो इट्स नॉट लाइक कि कोई ऐसी टीम होगी जो बाहर से आएगी। ऑब्वियसली वो वेस्ट इंडीज वाला थोड़ा एक सेपरेशन होगी, क्योंकि वहाँ पे तो हर जजीरा अपनी टीम अलहदा से खेल रहा होगा। बट आपका एम यही होना चाहिए कि मतलब ऑन पेपर तो यू आर नॉट वन ऑफ द टॉप 4 और 5 टीम्स इन द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड कप में प्रूव हुआ भी है। बट आपका एम तो ऑब्वियसली पोडियम या मेडल ही होना चाहिए, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, क्या आपकी हिकमत अमली है, क्या चेंजेस लाएंगे, क्या आप वर्ल्ड कप से सीखें, वो बहुत वाजी होगा। क्योंकि हम बहुत ऑफन देखते हैं मेंस टीम में भी वुमेन्स टीम में भी कि एक दो बड़ा टूर्नामेंट हो जाता है तो अगले 2-2.5 साल तो हम यही लिखा देते हैं कि जी हमने नए लोगों को इंडक्ट करना है और ट्रांजिशन फेज है और ये है और वो है। जबकि अगर आप जो बड़ी टीमों की बात करते हैं, जो उनका वो जो कहते हैं आप ट्रांजिशन फेज भी जो होता है उसमें भी कंटिन्यू विनिंग। हमने कल परसों भी रियल मैड्रिड की बात की थी, जब वो यूरोपियन कप चैंपियंस लीग जो जीते हैं, तो वो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ के मतलब एक्सेलेंस क्या होती है कि एक साल जिसमें उनने कोई बड़ी साइनिंग नहीं की। दिस वाज सीन एज अ ईयर जो एम्बापे के आने से पहले का था। मॉड्रिच, बेंजेमा, क्रूस वगैरह 30+ हैं,
यंगस्टर्स आ रहे थे, ये फेडे वैल्वर्डे, विनीसियस जूनियर वगैरह, उस सीजन में भी उन्होंने जाके लीग और चैंपियंस लीग टाइटल जीती है, बिकॉज दैट इज अ टीम जो कि एक्सेलेंस से कम एक्सेप्ट या अफोर्ड नहीं करती है। वो वाला कल्चर जो बनाना है वो आपको टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट बनाने के, ठीक है वर्ल्ड कप हो गया, अब आपका एम ठीक है पोडियम या मेडलिंग तो आपका एम होना चाहिए, बट आपका फोरमोस्ट एम ये होना चाहिए कि जो वर्ल्ड कप था वर्ल्ड कप से इम्प्रूव परफॉर्मेंस हो। अब अगर जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी वही यहाँ पे भी आपकी दिखाई दी, तो फिर आप दोबारा से कह देंगे जी ये ट्रांजिशन फेज है। दैट डज नॉट मीन कि ये ट्रांजिशन फेज है, दैट मीन्स कि आपका एक वो कल्चर ऑफ फेलियर जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है। खैर वो तो एक सेपरेट ही मैटर है एंटायरली। बिल्कुल सना, क्योंकि आपने माम तारिक की बात की तो आई जस्ट केम अक्रॉस द डिटेल्स के जनवरी में उन्होंने एक ख़त लिखा चेयरमैन पीसीबी और जो वुमेन्स क्रिकेट की हेड हैं तानिया मलिक को, और उन्होंने जो सिलेक्शन इनइक्वालिटी है उस पर प्रोटेस्ट किया। उन्होंने अपनी कंप्लेन में ये भी लिखा कि उनको इनजस्टिस मिला है, देयर इज़ लॉन्ग स्टैंडिंग इनजस्टिस, और उन्होंने ये भी कहा कि सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो जूनियर्स के साथ उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, जो कि उन्होंने ये भी साथ ऐड किया कि मैं तंग आ गई हूँ बेंच पर बैठ के। बट एक उन्होंने जो मोस्ट स्ट्रेसफुल चीज़ एक जिस पे सबसे ज़्यादा उन्होंने स्ट्रेस किया वो यही था कि सीनियर प्लेयर्स का जो रवैया है वो जूनियर्स प्लेयर्स के साथ ठीक नहीं है, और साथ साथ उन्होंने रिज़ाइन भी किया जो वुमेंस ट्रेनिंग कैंप था वर्ल्ड कप से पहले। तो क्या ऐसा कल्चर वुमेन्स क्रिकेट टीम में भी आ गया है या प्रिवेल कर रहा है? देखिए ये तब हुआ जब बिस्मा ऑब्वियसली अपनी मैटरनिटी लीव पे थी और बार बार चेंजेस आ रही थी लीडरशिप के अंदर। तो जब आपकी लीडरशिप स्टेबल नहीं होती, अनस्टेबल होती है, तो बड़ी इनसिक्योरिटीज़ ब्रीड होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये वो वाला टाइम था वुमेंस क्रिकेट का। और मैं ये नहीं कह रही कि जो उन्होंने रास्ता लिया है या वो जो हर बात कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, उनको भी बेहतर तरीके से वो हैंडल कर सकती हैं। पर कभी भी जब प्लेयर अपना करियर को दाव पे लगा के, ख़ास तौर पे इस यंग एज में आता है सामने और वो अपने ग्रीवियंसेस करता है, तो मैं समझती हूँ जिस तरह की उनकी एज है 23 हैं, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उनको ज़रूर कुछ मेंटोरशिप करके बातचीत करके इसको लाना चाहिए, क्योंकि वो सर्व कर सकती हैं पाकिस्तान को अगले 4-5 साल। लेकिन ये तो आपको पता है हमारा एक हॉलमार्क रहा है कि जहाँ भी प्लेयर्स के कुछ ग्रीवेंसेस हुए हैं, बजाय इसके कि हम बैठ के मामला तय करें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुने, जितना हो सकता है सपोर्ट दें। प्लेयर्स ने भी पास में मेंस जो क्रिकेट के प्लेयर उन्होंने भी कंप्लेन किया कि अगर हमें बेहतर तरीके से हैंडल किया जाता तो शायद चीज़ें डिफरेंट। देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेयर्स के लिए सबसे मुश्किल चीज़ ये कि यहाँ पे प्लेयर बॉडी कोई नहीं है, जो आपकी यूनियन होती है, प्लेयर एसोसिएशन होती है। इसीलिए मुझे भी बहुत सी ऐसी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी जो मेरी एक्चुअल में लड़ाइयाँ नहीं थी, और बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स को, हॉकी प्लेयर्स को, सब लोगों को वो लड़नी पड़ती, क्योंकि आपके पास प्लेयर एसोसिएशन नहीं है। अगर प्लेयर एसोसिएशन होती तो महम को भी सामने आने की ज़रूरत नहीं थी। प्लेयर एसोसिएशन उनके बिहाफ पे जाके बोर्ड से बात कर सकता है और फिर बोर्ड उसको सुनता भी, क्योंकि फिर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर एक दूसरे से बात करें। तो एक इंडिविजुअल जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट खड़ा होता है तो उसकी कोई भी से नहीं रहती अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, इसको ज़रूर इनको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी प्लेयर हैं कि जो पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकती हैं। और उसके अलावा आपको फास्ट बॉलर्स ढूंढने भी पड़ेंगे, आप ट्रायल्स करें, आपको उनको ग्रूम करना पड़ेगा, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई एक आध इंजरी होती है, पीछे आपके पास इतना बैकअप मौजूद नहीं है। बिल्कुल, आई थिंक पास में भी हमने देखा कि इतनी रिलायंस अगर एक इंडिविजुअल पे होगी तो पूरे तरीके से फिर आप उस स्क्वाड को नहीं चला सकते। बट सना, मेरा एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर जिस तरह आपने लीडरशिप क्राइसिस की बात की, सॉर्ट ऑफ अ क्राइसिस की, अगर आपकी कप्तान मैटरनिटी लीव पे थी तो लीडरशिप स्टेबल नहीं थी, तो जो क्या प्लेयर्स के आपस में जो एक प्लेइंग रिलेशनशिप है, जो एक एनवायरनमेंट है, क्या वो भी इतना वायबल नहीं है कि हम इन चीज़ों को ऐसे मौके पर रिजॉल्व कर सकें कि जहाँ पर इस तरह की चीज़ें ना हों? आई थिंक ये चीज़ें मैं तो यही समझती हूँ कि अच्छी लीडरशिप से ही अवॉइड हो सकती हैं, अगर हो सकती हैं। अगर आपकी लीडरशिप में कमज़ोरी होगी तो फिर वही चीज़ें जो कि एक कप चाय के ऊपर बैठ के आपस में डिस्कस हो सकती हैं, वो ब्लो अप कर जाती हैं मीडिया के अंदर और बिला वजह की एक चीज़ ऐसी सामने आ जाती है। तो आई थिंक इसमें लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्टेबल, मैंने हमेशा कंसिस्टेंसी की बात की है, चाहे कप्तान हो, चाहे कोच हो, चाहे सिलेक्शन हो, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा चॉप एंड चेंज करते हैं तो टीम्स के अंदर इनसिक्योरिटी का कल्चर डेवलप होता है और फिर कोई भी टीम के लिए नहीं खेलता। तो मैंने हमेशा से अपनी कप्तानी में भी यही बात करती रही थी और अभी भी मैं यही बात करती
चाहती हूँ कि ये अगर कोई टीम बिल्ड होनी है, आपके सामने मिसाल मौजूद है, ये श्रीलंका टीम, ये ऐसी टीम थी, इसको हराना इतना मुश्किल था, पर इन्होंने अपनी टीम सिर्फ चॉप एंड चेंज करके तबाह की है। इनके पास अच्छे प्लेयर्स अभी भी मौजूद हैं। दिलानी जो है इनकी विकेट कीपर थी, वो आज भी रिटायर नहीं हुई हैं, पर उनको बाहर बिठाया गया है। तो अगर वो आज यहाँ पे होती तो बहुत ज़्यादा टफ टाइम देता श्रीलंका की टीम। तो जो भी टीम इस तरह की हरकत करेगी, आप न्यूजीलैंड की टीम का डाउनफॉल देख लें, साउथ अफ्रीका की टीम आपकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। उनका कप्तान कंसिस्टेंट रहा है, कोच उनके 10 साल से सेम कोच है, ठीक है। जब आपका इतनी लीडरशिप में एक ठहराव होगा तो उसको पता है कि कौन सा, तो वो मिनियन डिप्रिया जो उनकी प्लेयर हैं, जो सीनियर प्लेयर हैं, वो पूरा वर्ल्ड कप कुछ नहीं करती, उनको फिर भी सेमीफाइनल खिलाया जाता है इंडिया के अगेंस्ट, और वो उसमें 50 करके मैच जिताती हैं, क्योंकि उस कोच ने उस प्लेयर की जर्नी पिछले 10 सालों में देखी। ठीक है, आप 10 साल के लिए मत रखें कोच, पर 5-6 साल के लिए आप जब तक लॉन्ग टर्म सोचेंगे नहीं, तब तक बड़ा मुश्किल है। फिर वो हर कोई आता है, वो अपनी तरफ से देखता है और फारग कर देता है प्लेयर्स को। बिल्कुल ऐसे ही। सना, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करी थी स्पोर्ट्स 360 पर। हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अब बात करेंगे रोलन गारस की और फ्रेंच ओपन टेनिस का ग्रैंड स्लैम है। क्या ज़बरदस्त मुकाबला हुआ राफा नडाल और नोवाक जोकोविच के दरमियान, जिसको राफा ने अपने नाम किया। क्या कहना चाहेंगे हसन, कैसा रहा मैच? आई थिंक कि मतलब कि वो जो सेंस ऑफ फेमिलियरिटी होती है, वो जो बात होती है कि मतलब रात को बैठे, मतलब रात 4 बजे तक मैच चल रहा था, और इवन 4 सेट का मैच है, 4 घंटे से ज़ायद गया, और वो इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक कि वो जो पिछले 10, 12, 15 सालों में बाकी दुनिया में जो मर्जी होता रहा, ये एक कंटिन्यूस एक बैटल थी, ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ लाइक रिमाइंडर ऑफ, मतलब बेहतर टाइम तो मैं नहीं कहूँगा, बट डिफरेंट टाइम। और वो उसकी एक जो आपको दिखाई भी दे रहा था कि दे वरंट द प्लेयर्स देव बिन के, मतलब आज से 10 साल 12 साल पहले जो 2010-11 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो उनके जिस तरह के मुकाबले हुए थे, लेकिन वो दिखाई दे रहा था कि इवन अगर आपकी वो फिजिकल जो गिफ्ट्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चले जाते हैं। नडाल के ऊपर खास तौर पे इट्स ऑब्वियस कि वो फिजिकली उतना इम्पोजिंग प्लेयर अब नहीं रहा जितना वो अपनी पीक पे था, लेकिन हिज विल टू विन, हिज डिजायर और हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ये कंडीशंस जो हैं, ये जो मतलब रोलन गारस क्ले का तो वैसे ही, मतलब ही इज ऑलवेज बीन द किंग ऑफ क्ले, बट लाइक रोलन गारस पे तो अमेजिंग द रिकॉर्ड दैट ही हैज। मतलब आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि जोकोविच, नडाल और फेडरर के अलावा द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लैम्स एनीवन हैज एवर वन जो है वो सैम्प्रस ने जो 14 जीते थे। नडाल के सिर्फ रोलन गारस पे 13 स्लैम्स हैं, और अब तो इफ आई हैड टू बेट तो आई थिंक 14th इज ऑन द वे, कंसिडरिंग कि जो उसकी फॉर्म आ रही है और जिस तरह से वो खेलता हुआ है। वो बात हो रही थी बिफोर द टूर्नामेंट कि उसके घुटनों पे, उसके पैर पे जो जिस तरह की उसको इंजरीज हैं, वो ये तक बात कर रहे थे कि ये शायद उनका आखिरी फ्रेंच ओपन हो। इस सब सिचुएशन में जो उनकी परफॉर्मेंस थी और जो जिस तरह से उन्होंने फाइट बैक किया, रिएक्ट किया, मतलब फर्स्ट सेट तो आपको पता है, सेकंड सेट में जोकोविच केम बैक, तो पिछले साल जब जोकोविच ने जो नडाल को हराया था, वो दिखाई देना शुरू हो गया था, क्योंकि नडाल की वन ऑफ द कीज टू हिज सक्सेस ऑलवेज वाज कि फ्रेंच ओपन में दिन के टाइम स्लो क्ले के ऊपर वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे। रात को हमेशा बात होती थी कि अगर ठंड हो जाए और कोर्ट जो है थोड़ा तेज हो जाता है ठंड के अंदर, तो फिर नडाल उतने डोमिनेट नहीं रहते। और दैट वाज सीन लास्ट ईयर जोकोविच के साथ, उनका मैच था रात 11 बजे के बाद भी गया था, और जोकोविच एंडेड अप विनिंग द फ्रेंच ओपन लास्ट ईयर। तो इस साल प्रॉब्ली जोकोविच इज इवन मोर डोमिनेंट एंड नडाल इज इवन मोर ओल्डर। तो यही दिखाई दे रहा था। जब सेकंड सेट में जोकोविच वन दैट सेकंड सेट, उसके बाद यही तवक्कुआत थी कि आप जोकोविच विल स्ट्रीम रोलर हिम, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ सेट में नडाल की जो परफॉर्मेंस थी, द एग्रेशन दैट ही प्लेड विद, दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और मतलब कि वो कहते हैं कि जो एक आखिरी एम्बर जो हैं, एक वन ऑफ द 3 to 5 ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर दिखा रहे थे कि आई डोंट थिंक कि किसी भी जगह पे कोई भी, देयर हैज नेवर बीन एन इंडिविजुअल प्लेयर बट किसी बड़ी स्पोर्ट का who's been as dominant at one venue as Nadal has been in Paris। तो वो मतलब अपनी लेगेसी जो थी वो बस एनहांस कर रहे थे कल। बिल्कुल। हसन, आपको लगता है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का सागा हुआ या जो भी हुआ वहाँ पर, उसके बाद से जोकोविच किसी मेंटल ब्लॉक में नज़र आए हैं? उसके बाद एक टूर्नामेंट हारे ज़रूर थे, खैर ऑस्ट्रेलियन ओपन में तो नहीं पार्टिसिपेट कर सके,
फिर ऑब्वियसली कमिंग बैक ही इज बीन इन गुड फॉर्म, ट्राई टू मेक अ कमबैक। आपको लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं इन द बैक ऑफ हिज माइंड वो एक मेंटल ब्लॉक है? आई डोंट थिंक इट्स अ मेंटल ब्लॉक सॉर्ट ऑफ थिंग। मतलब कि एक बंदा अगर 20-21 स्लैम्स जीता हो तो आप उसकी मेंटालिटी का एज सच कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। आई थिंक दो चीज़ें, एक ये कि जो एक ब्रेक आया था जिस तरह से डोमिनेट करते हुए जोकोविच आज से पिछले 3-4 सालों से, तो उसमें वो जो ब्रेक आया उससे थोड़ा सा इफेक्ट हुए होंगे वो, क्योंकि शायद वो उनकी मोमेंटम और रिदम और फॉर्म की बात होती है। बट आई थिंक मोर देन दैट, कल के मैच में वो जो एक चीज़ वादे थी वो ये था कि जोकोविच के बारे में बड़ा मशहूर होता था कि व्हेन ही वाज अ यंगस्टर, जब वो नडाल और फेडरर को कैचअप करने की कोशिश कर रहे थे कि नेवर, उसको कभी भी वो मोहब्बत या वो प्यार नहीं मिला फैंस की तरफ से जो नडाल फेडरर को मिला था। नडाल को भी इवेंचुअली जाके मिला था। नडाल को कभी भी नडाल की तरफ इतनी इस तरह से बायस नहीं दिखाई दिया, जो कि क्योंकि हालांकि फेडरर और नडाल की इतनी स्ट्रॉन्ग राइवलरी थी, लेकिन तब भी दोनों के फैंस की तरफ से एक रिस्पेक्टेबिलिटी वाली बात रही थी। मतलब जो फैंस जो होते हैं, स्टैंड्स वगैरह की बात करो, ऑनलाइन मीडिया पे तो आप किसी भी स्पोर्ट्स पे चले जाएं तो उसकी टॉक्सिसिटी ही दिखाई देगी आपको। जोकोविच वाज ऑलवेज द वन जिसके ऊपर वो जो सारा जो टॉक्सिक एनर्जी थी वो लगाई जाती थी। आपको याद होगा 2010 या 11 का यूएस ओपन था, जिसमें पूरा यूएस ओपन का क्राउड जो है फ्लशिंग मेडोज का न्यूयॉर्क में, वो जोकोविच के खिलाफ हो गया था। और जोकोविच ने 5वें सेट में जाके फेडरर को हराया था, और वो ऐसे दिखाई दे रहा था कि वो सिर्फ गुस्से में और लोगों को गलत प्रूव करने के लिए वो कर रहे हैं। दैट वाज द थिंग जो हमने कल देखा कि कल जितना ऑब्वियसली थोड़े से जोकोविच के अपने भी फैंस थे, देयर इज इनफ सर्बियंस इन पेरिस और फ्रांस वगैरह में, कि वो उनका इन्फ्लुएंस तो था, बट इट वाज प्रीटी ऑब्वियस बाय द थर्ड सेट के जो फैंस जो एक जो न्यूट्रल जो होता है क्राउड के अंदर, वो दे वर रेडी टू बेसिकली बू एंड जेयर जोकोविच इन अ वे जो कि वो शायद ही किसी और फैन प्लेयर के साथ करते हैं, which is very rare for world number one, let alone number one जो कि is one of the greatest players of all time, लेकिन he's never had that support या love जो कि फेडरर या नडाल को मिला over their careers from like the general tennis population। और ये जब ये this is historical बात, और अब जो जनवरी में हुआ फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन और वो जो सब कुछ हुआ, उसकी वजह से वो जो आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक डॉर्मेंट फीलिंग्स थी या लोग इवेंचुअली एक्सेप्ट कर गए थे, रिस्पेक्ट करना शुरू हो गए थे जोकोविच को, उनको एक दोबारा मोटिवेशन मिल गई है कि खुल के उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए। एंड आई थिंक इट्स रियली हार्ड कि आप जब भी खेल रहे हो नडाल के खिलाफ, फेडरर के खिलाफ, ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, और हर दफ़ा क्राउड उन्हीं की साइड पे, दैट आई डोंट थिंक दैट्स एन ईजी फीलिंग टू प्ले अंडर या टू विन अंडर। लाइक जैसा मर्जी हर बंदा सोचता है, आई थिंक एवरीवन वांट्स कि लोग उसके लिए चेयर करें। देयर इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी वाली बात आती है कि देयर इज अ रीजन कि हर स्पोर्ट में लोग जो हैं अपने होम ग्राउंड पे होम क्राउड के सामने बेहतर परफॉर्म करते हैं, बिकॉज वो एक कंफर्ट लेवल आता है और वो एक सपोर्ट मिल रही होती है। तो आई थिंक वो चीज़ें पे जो है मैटर करेंगी। और जोकोविच ने जिस तरह से स्टैंड लिया था ओवर द पास्ट 12 मंथ्स, आई थिंक ये आप इवन मोर देखेंगे। कल को विंबलडन जाएंगे, बस खास तौर पे यूएस ओपन जाएंगे, जहाँ पे यूएस में तो बिल्कुल एक कल्चर वॉर का यह हिस्सा है, तो वहाँ पे शायद आपको इससे भी ज़्यादा उनके खिलाफ फैन बेस दिखाई दे। बिल्कुल ऐसे ही। हसन, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे स्पोर्ट्स 360 पर। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। आगे फ्रेंच ओपन में बड़े ज़बरदस्त मुकाबले आ रहे हैं जब आप सेमीफाइनल की बात करते हैं, और जो 2 क्वार्टर फाइनल्स रहते हैं ऑलरेडी, वहाँ से दूसरी सेमीफाइनल लाइनअप भी कंप्लीट होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी कल मेरी और तमाम टीम की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।